Students, welcome to DCM classes. Today we'll be revising the next part of chemical kinetics. और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस डालूंगा एंड दीज वीडियोस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस. तो स्टार्ट करते हैं. केमिकल काइनेटिक्स में एक्चुअली हमने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया था व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन एंड व्हाट इज़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एंड ऑल्सो द व्हाट इज़ द रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन, है ना. अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ए रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट आप जानते ही हैं. ये रेट कांस्टेंट होता है इन ए रेट लॉ. रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू सम पावर. और वो कुछ भी हो सकता है, वो एक्स एंड वाई कैन बी एनीथिंग. डिपेंडिंग ऑन द सम ऑफ एक्स प्लस वाई वी डिसाइड द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन. तो अब ये जो रेट कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी, जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो ये रेट कांस्टेंट आता है. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज अ रेट कांस्टेंट. तो सबसे पहले मैं ये यूनिट ऑफ ए रेट कांस्टेंट डिसाइड करने से पहले बेसिक लॉ लिख देता हूँ. तो दिस इज़ द रेट लॉ. एक्चुअली में हम किसी भी एक रिएक्शन को हम इस तरह से ले सकते हैं कि ए प्लस बी इज़ गिविंग यू सी प्लस डी. ये आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने इसको ऐसे क्यों लिया है. अब इसकी जो रेट लॉ होती है, रेट लॉ इज डिफाइंड एज रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट रेज टू सम पावर वाई. इसमें आप ये गलती कभी मत करना कि जब भी आप रेट लॉ लिख रहे हो तो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व कर दो, है ना. तो सबसे पहला जो आपका जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन. फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन पहले तो आपको इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है. तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इसकी रेट लॉ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है. तो उसके केस में हमें पता होगा कि x प्लस वाई की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, है ना. ये हमने जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का देख लिया था कि x प्लस वाई इज कॉल्ड द रॉ ऑर्डर. x प्लस वाई इज़ द ऑर्डर. अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको पिछला वाला वीडियो देखने की ज़रूरत है. पहले वो देखिए, फिर उसके बाद इसको आइए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. अगर आपको वो देख लिया है तो ये वेल एंड गुड, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा. जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. इसकी अगर हम रेट लॉ बनाएंगे तो रेट लॉ विल बी रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू सम रिएक्टेंट होल पावर ज़ीरो. अब इसमें आप मुझसे ये बोल सकते हो कि सर कि आपने ए का ही कॉन्सेंट्रेशन का पावर ज़ीरो क्यों किया, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़ीरो कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे आप, डजेंट मैटर, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर ऑफ ज़ीरो विल बी ऑलवेज वन. अब आप ए का कॉन्सेंट्रेशन रखो या बी का कॉन्सेंट्रेशन रखो, ज़ीरो ही होगी पावर टोटल, है ना. तो इसमें अगर आपको यूनिट निकालना है तो व्हाट इज़ द रेट, यूनिट ऑफ रेट. रेट हमें पता है कि रेट इज़ डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ समथिंग, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ समथिंग इज मोल्स पर लीटर. मोलैरिटी होती है ना, तो मोल्स लीटर इनवर्स अपॉन टाइम सेकंड. तो रेट का जो यूनिट होगा वो होगा आपका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. ये आपको याद रखना पड़ेगा. अब यहाँ पर अब आते हैं हम ये इक्वेशन 1 पे, जीरोथ ऑर्डर पे. तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के. अब ए का कॉन्सेंट्रेशन का पावर तो ज़ीरो है, दिस इज 1. तो यूनिट क्या होगा, के मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. तो ये आपका निकल गया जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का निकालते हैं. Now for first order reaction, what will be your rate law? The rate law should be rate is equal to K into A power 1, concentration power 1. तो इसका जो रेट, अब इसका रेट निकालोगे आप. रेट तो आपको पता है, रेट का हमेशा जो यूनिट होता है वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो रेट का जो यूनिट हो गया वो हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के. अब यहाँ पर ए है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 है,
तो यहाँ पर आपको मोल, इसका कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट लिखना पड़ेगा, विच इज़ मोल लीटर इनवर्स। तो के का यूनिट क्या हो गया, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल्ड, तो आपका यूनिट हुआ सेकेंड इनवर्स। सो द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकेंड इनवर्स। अब चलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पर। इसी तरह से आप जितने भी ऑर्डर्स रिएक्शन होते हैं ना, उसके आप निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो आपसे सपोज nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उस पर जस्ट आपको a की पावर 1 की जगह n डालना पड़ेगा। सेकेंड ऑर्डर के बारे में दे देता हूँ मैं। तो इसका रेट होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के इंटू मोल लीटर इनवर्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू के इंटू मोल स्क्वायर लीटर पावर -2, डिवाइड कर दो। So K will be equal to mole power -1 liter second inverse. So this is your rate constant for second order reaction. अब सिमिलरली मैं यहाँ पर आपको अब यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ इसके लिए। इसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में यहीं तक आएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अगर उन्होंने पूछा तो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको nth ऑर्डर के लिए भी बता देता हूँ। अगर आपके पास nth ऑर्डर रिएक्शन हो तो आप उसके लिए कैसे निकालोगे रेट यूनिट, तो उसमें आप n की वैल्यू जो भी रखोगे उस हिसाब से आपका यूनिट आ जाएगा। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के इंटू मोल पावर n लीटर पावर -n, so this will be mole power 1 minus n liter power n minus 1 second inverse. This is your rate constant for any nth order reaction. अब मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को याद रखें। वैसे तो अब आपके लिए सभी कुछ ईजी हो गया होगा जो मैंने ये बताया है तरीके से। यही वे होता है जब आप यूनिट्स और डायमेंशन के थ्रू आप किसी भी चीज़ का फॉर्मूला निकालते हो, यूनिट निकालते हो। तो अगर आपको सब चीज़ों के ऑर्डर याद नहीं रखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर या 0th ऑर्डर रिएक्शन के नहीं याद रखने हैं, तो आप क्या करोगे, तो आप बस यहाँ पर यहाँ पर ये nth ऑर्डर वाला जो रिएक्शन है उसका जो यूनिट है वो याद रखोगे, और इसमें n की वैल्यू आप 0 डालोगे, 1 डालोगे, 0 डालोगे फॉर 0th ऑर्डर, 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड फॉर सेकंड ऑर्डर, तो आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकल आएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर 0th ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि हमें कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम निकाल क्यों रहे हैं और ये क्यों यूज़फुल है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक ऐसी लॉ है जो आपने रेट लॉ तो निकाल ली, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब उस पर्टिकुलर रेट लॉ को आप इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाइनल रेट लॉ की जो इक्वेशन निकालते हैं आप, जिसमें अगर आप किसी भी इंस्टेंट पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं तो उसमें आपके पास पता चल जाता है कि आपको कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बचा है या कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। वो फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज़ करते हैं। ओके, इंटीग्रेटेड रेट लॉ सिंपल टर्म्स में अगर आपको समझाया जाए तो व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ? इट इज़ द रेट लॉ विच आर
सिंप्लीफाइड यूजिंग इंटीग्रेशन, रेट लॉ विच आर इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेशन अगर आपको वैसे आपको आना चाहिए क्योंकि आप 12th में हो। इंटीग्रेशन तो मैं इंटीग्रेशन के बेसिक्स में नहीं जाऊंगा, ये एक्चुअली में इंटीग्रेशन होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो मैं यूज़ करूँगा, वैसे मैं नोट करके साइड में लिख दूंगा कि व्हाट फॉर्मूला आई एम यूजिंग देयर। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि सर आप ये समझ में नहीं आया है आप इसको, तो मैं उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना के भेज दूंगा, व्हाट इज़ इंटीग्रेशन एंड व्हाट फॉर्मूलाज आर यूज फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन है। तो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन पर चलते हैं। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं एक बेसिक रिएक्शन लिखता हूँ। दिस इज ए गिविंग अस बी, ए इज द रिएक्टेंट एंड बी इज द प्रोडक्ट। बी इज द प्रोडक्ट है ना, ओके। अब जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो आपका ये काम होगा, हमें ये पता है कि रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी या डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। जब क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स नहीं है, 1 है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ डिवाइड नहीं कर रहे हैं। और दूसरा फिर अब एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरा रेट लॉ जब लिखते हैं इसकी, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू, क्योंकि ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 0 होगा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई है ना। अब इन यूजिंग 1 and 2 we can write minus d concentration of A upon dt is equal to k into A पावर 0, क्योंकि दोनों रेट है ना, मैं इक्वल कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे सर आपने डी बी बाई डी टी क्यों नहीं लिया। डी बाई डी टी मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि राइट साइड में मैं ए ले रहा हूँ, अगर राइट साइड में मैं बी ले रहा होता, मेरा मेन सोल पर्पस यहाँ पर ये है कि मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि ए का कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से चेंज हो रहा है ये फाइंड आउट करूँ। अगर मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से चेंज हो रहा है ये फाइंड आउट कर लेता हूँ तो बी का कॉन्सेंट्रेशन मैं अपने आप पता कर लूँगा। ओके, तो ये हो गया रेट लॉ। तो मैं इसको यहाँ पर माइनस डी ए अपॉन ए का कॉन्सेंट्रेशन होल पावर 0, वेरिएबल एक साथ ले जाऊँगा के डी टी, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। बेसिक इंटीग्रेशन है, ज़्यादा कुछ यूज़ है नहीं। यहाँ पर इंटीग्रेट किया हमने, और इंटीग्रेशन में मैं ए कहाँ तक वेरी होगा, सपोज टाइम टी पर जो हमारा ए का कॉन्सेंट्रेशन था वो था ए नॉट, और टाइम टी नॉट इनिशियल टाइम पर, और एट टाइम टी हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो है ए टी, और 0 टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये टाइम टी 0 था और ये टाइम टी है। तो उसी केस में हमारे पास ये क्या आएगा, ए पावर 0 इज़ 1, सो दिस विल बी माइनस ए so this will be minus of AT minus A naught is equal to KT. This will be equal to your A naught minus AT upon T is equal to K. तो ये आपकी जो निकल के आई है, ये दिस इज योर rate constant, the integrated rate law for zeroth order reaction. This is very important. तो ये है। अब इसमें आप क्या, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, आपको कभी कभी पूछा जाएगा व्हाट इज़ द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होगा किसी भी रिएक्शन का, तो यहाँ पर आप हाफ लाइफ की भी डेफिनेशन सीख लो। व्हाट इज़ हाफ लाइफ? Half life of a particular reaction is defined as the time taken for amount of reactant to become its half। मैं आपको समझा देता हूँ।
जैसे हमारे पास रिएक्शन क्या था, ए गिव्स बी। अगर सपोज मैंने इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो ए का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट लिया था, है ना। अब मान लीजिए मेरे पास एक टी, ये टी इक्वल टू टी हाफ, जो कि मैं हाफ लाइफ बोल रहा हूँ, वो कौन सा टाइम होगा, वो वाला टाइम होगा जिसमें मेरा कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाई टू हो जाएगा। ए नॉट जो था वो पूरा हाफ डिसोसिएट हो गया है और उस डिसोसिएशन के बाद आधा बचा है। तो उतने उस ये चीज़ जितने टाइम में होती है उसको हम रिएक्शन का हाफ लाइफ कहते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर में भी यूज़ होगी। तो अब हम इसका हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। मतलब ए टी फॉर हाफ लाइफ के लिए जो ए टी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए नॉट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी, ए नॉट अपॉन टू हो जाएगा वो। क्लियर। और ये कितने टाइम में होता है, ये टाइम टी हाफ टाइम में होता है। तो इसमें जो आपका जो हाफ लाइफ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू अपॉन टी हाफ। सो टी हाफ विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई टू के। सो हमारा हाफ लाइफ ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो जाता है ए नॉट बाई टू के। ए नॉट इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो और के इज़ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन, टू इज़ टू। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। इसमें रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहता है। अब डिपेंडिंग ऑन कि किसी टाइम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया है उसके हिसाब से आप टाइम निकालोगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है तो आप उसके हिसाब से आप ये निकालोगे कि कितना कॉन्सेंट्रेशन रह गया है उस पर्टिकुलर टाइम में, है ना। ये दोनों इक्वेशन यूज़ करके जो मैंने बॉक्स में बनाई है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन योर रेट लॉ विल बी, पहले तो रेट लॉ लिख देते हैं। पहले इक्वेशन लिखते हैं, ए इज़ गिविंग अस बी, दिस इज़ अवर रिएक्शन। अब इसमें आपको ये पता है रेट इज़ व्हाट, रेट इज़ इक्वल टू डी ए बाई डी टी माइनस, दिस इज माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी। इसकी रेट लॉ क्या होगी, रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए की पावर 1। दीज आर योर टू इक्वेशंस। ठीक, तो अब हम इसको यूजिंग 1 and 2 माइनस डी ए अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू के, ए का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1। सो माइनस डी ए अपॉन 1 इज इक्वल टू के डी टी। इसको आप इंटीग्रेट करोगे, माइनस डी ए अपॉन ए फ्रॉम ए नॉट टू लेके ए टी तक, है ना। ये चीज़ बिल्कुल सेम है जीरोथ ऑर्डर के लिए की तरह से, बस इंटीग्रेशन अलग हो रहा है। इज इक्वल टू के 0 से लेके टी डी टी। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा एक्चुअली, अब ये यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला बता दिया है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि डी ए बाई, तो ये फॉर्मूला विल बी लॉग ऑफ ए फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट से लेके ए टी तक इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस ज़ीरो। दिस विल बी वॉट, माइनस ऑफ लॉग ए टी माइनस लॉग ए नॉट
इज इक्वल टू के टी, लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए टी इज इक्वल टू के इंटू टाइम टी. So this is equal to k is equal to 1 by t log of a नॉट बाई ए टी. अब ये घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ यहाँ पर कि मैंने ये चीज़ कैसे लिखी. यहाँ पर जो मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ इधर हियर जो मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ वो ये यूज़ कर रहा हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ ए बाई बी. अब ये आपका बेसिक लॉगरिदम की प्रॉपर्टी है, ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्योंकि छोटी क्लासेस में है. अगर आपको ये चीज़ प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप मुझे फ्रीली कमेंट कर सकते हैं गाइज़. अगर आपको इधर भी किधर भी ना किसी भी चीज़ में आपको कोई डाउट आता है, इंटीग्रेशन में भी अगर सपोज़ डाउट आता है आपको, तो बेशक बिना डरे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने नीचे दिए हुए हैं आप, या फिर नीचे यूट्यूब के उस पर कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं. जो चीज़ आप बोलोगे मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना के आपको दे दूँगा. तो क्योंकि आपको पता होगा कि IIT JEE का भी चैनल चल रहा हुआ है, या फिर इसके ऊपर, या फिर अगर आप IIT की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर. तो मैं आपको उसको सॉल्व करके दे दूँगा एक्सप्लेन करके. तो ये है, तो आपकी ये रेट लॉ यहाँ पर आ गई है. अब इसमें जब इसमें आपने ये निकाला है तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ये जो लॉग आपने निकाला है इसका बेस है ई, है ना, इसका बेस ई है. अब यहाँ पर कुछ लोग क्या ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी किसी बुक में आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर रेट लॉ ये होने की बजाय इस तरह से लिखते हैं लोग, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी. इस पर ये लोग अलग अलग कर सकते हैं कि ए नॉट की जगह कुछ और लिखते हैं, लेकिन उनका बेसिक मीनिंग सेम होता है. ए नॉट इज़ व्हाट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट ए टाइम टी इक्वल टू 0, जब कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है. और ए टी इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए व्हेन टाइम टी हैज़ बीन elapsed, है ना, इतना टाइम हो चुका है. तो उसमें से ए नॉट में से कुछ अमाउंट ब्रेक हो गया होगा और ए टी कुछ अमाउंट आ गया होगा. और ये 2.303 क्या आया है, इसमें आप ध्यान देना कि यहाँ पर ये ऊपर तो लॉग बेस ई था, जब लॉग बेस 10 करते हो ना आप तो 2.303 आ जाता है. यानी कि आपको यहाँ पर क्या याद रखने की ज़रूरत है कि लॉग एक्स बेस ई इज़ इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स बेस 10. ये कन्वर्शन होता है. तो किसी बुक में लॉग बेस 10 में दिया हुआ है तो फिर उसके बाद 2.303 यहाँ पर होगा, है ना, लेकिन दोनों ही सेम चीज़ हैं, सेम फार्मूलाज है दोनों के दोनों. ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपकी आ गई फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब इसमें आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करोगे तो व्हाट इज़ हाफ लाइफ, ये आप जानते हो कि व्हाट इज़ हाफ लाइफ. हाफ लाइफ इज़ द टाइम टेकन फॉर रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स हाफ. तो हाफ लाइफ के लिए T इज़ इक्वल टू टी हाफ होगा, और ए टी क्या होगा, ए टी कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2. ये वैल्यूज़ जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास टी हाफ आ जाएगा. तो k इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 2. तो ये वैल्यू आ गई आपकी टी हाफ इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 2. अब 2.303 लॉग 2 बेस 10 की वैल्यू होती है आपकी 0.693. तो ये आप बेझिझक बिना घबराए आप इसको याद कर सकते हैं. टी हाफ इज़ इक्वल टू 0.693 बाई के, ये आपको यूज़फुल रहेगी. तो हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यही होता है. अब इसको एक और वे में लिखते हैं लोग. अगर ये आप देखोगे कि ये वाला जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको एक और टाइप में दिखा जाता है. ये मैं टाइप 2 भी आपको बता देता हूँ, अनदर टाइप. इसको लिखते हैं लोग कि देखिए, जब इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, के टी
इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए टी का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो यहाँ पर फिर ये क्या बनेगा, स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो ये क्या बनेगा, ए नॉट इज इक्वल टू ए टी इंटू ई पावर के टी बन गया। अब ये इस टाइप की क्वेश्चन को ये ऐसे भी लिखते हैं कि ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई पावर माइनस के टी। ये आपने कहीं कहीं पर देखा होगा। अब मैं आपने कहाँ देखा होगा, आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं इसको मॉडर्न फिजिक्स में। सीबीएसई के जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, जो आप लोग कर रहे हो, वो लोग इसको शायद नहीं देखोगे क्योंकि ये सिलेबस से आपके हट गया है इस बार। पर जब भी आपके पास जो डिके लॉ होती है, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, जो आपने न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ोगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें न्यूक्लियर वाले चैप्टर में दिस थिंग हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जो डीके रेडियो एक्टिव डिके लॉ जो होता है, वो रेडियो एक्टिव डिके लॉ वो फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है तो केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जहाँ जहाँ भी फॉलो हो रहा होगा, दे विल फॉलो द सेम लॉ। तो वहाँ पर आप ये वाला एक्सप्रेशन देखोगे जो मैंने अभी बनाया। अब ये वाला एक्सप्रेशन देख के आप ये मत समझिएगा कि ये बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। एक और चीज़ आप ये कहाँ पर देखोगे, चार्ज, डिके ऑफ चार्ज, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब देखोगे ना, चार्ज का जो डिके होता है क्यूसी आरसी सर्किट, और उसमें तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी, जो वो दिखता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर डिके लॉ फॉलो करता है, रेट ऑफ डिके ऑफ करंट। तो उसमें भी जो ये होता है, इक्वेशन इस तरह की फॉर्म होती है, ठीक है। तो जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री जहाँ पर भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो हो रहा है, वहाँ पर ये वाली लॉ फॉलो होगी ही होगी। ओके, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने देख लिया है। अब एक सेकेंड ऑर्डर की और बना लेते, फिर आपकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ कंप्लीट हो जाएंगी। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, फिर वही चीज़ करते हैं हम। पहले तो अपन इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। ए इज़ गिविंग अस बी, रिएक्टेंट इज़ गिविंग अस प्रोडक्ट, इसकी आप रेट लॉ लिख लो। तो रेट विल बी इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो स्टेप्स हैं ये कॉमन है सबके लिए, बस डिफरेंस कहाँ आता है, इंटीग्रेशन में। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। रेट लॉ विल बी रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 2, क्योंकि ऑर्डर 2 है। अब यूजिंग 1 एंड 2 हम इसकी जो इक्वेशन बनाएंगे, यूजिंग 1 एंड 2 जो हमारी इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी माइनस डी ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आई डी ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी। अब यहाँ पर इसको फिर इंटीग्रेट कर देते हैं और कॉन्सेंट्रेशन लगाते हैं आपका ए नॉट ए टी, वेयर ए नॉट इज़ व्हाट, ए नॉट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। लिख देता हूँ मैं, ए नॉट इज़ द concentration of A at t equal to 0 and AT is the concentration of A at time t। तो ये 0 से t हो गया। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन dx x पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अब आपको ये वाला फॉर्मूला अगर याद है, पता है, तो वेल एंड गुड। अगर आप कुछ बच्चों को अगर ये नहीं पता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अपन ने इसीलिए डिस्कस कर लिया है इसको। तो दिस इज़, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए नॉट टू ए टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर माइनस 2 डी ए इज इक्वल टू 0 to t k dt। This will be what, concentration of a power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1
फ्रॉम A0 to AT इज इक्वल टू K इंटू टी माइनस ज़ीरो। तो क्योंकि ये माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आएगा 1/AT माइनस 1/A0 इज इक्वल टू KT। ये हो गई आपकी सेकेंड लॉ की इक्वेशन, सेकेंड रेट लॉ की इक्वेशन। K इज इक्वल टू 1/T इंटू 1/A का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t माइनस 1/A का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू 0। दिस इज योर रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब यहीं पर हम इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट कर देते हैं। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन? हाफ लाइफ आपको याद हो गया होगा। व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स हाफ। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि AT का जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A0/2 और जो आपका टाइम t हो जाएगा वो हो जाएगा T हाफ। तो उसमें आपकी जो रिएक्शन की लॉ आएगी वो होगी K इज इक्वल टू 1/T हाफ इंटू 1/A0/2 माइनस 1/A0। तो दिस इज इक्वल टू T हाफ इज इक्वल टू 1/K इंटू 2/A0 का कॉन्सेंट्रेशन माइनस 1/A0। सो T हाफ इज इक्वल टू 1/K/A0। दिस इज योर हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपकी तीनों लॉज निकल चुकी हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। मतलब सॉरी वेरी मिस्टेक, माय मिस्टेक। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए आपकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकल गई हैं विद हाफ लाइफ। अब ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, ये इसको एंड कर दूँगा अब, क्योंकि इसके बाद जो आपके नेक्स्ट जो एक और वीडियो आएगा इसका, उसमें क्या होगा, आपको प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ दिखाई देगी कि आप हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ ए जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एंड देन व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइज, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नेक्स्ट वीडियो होगा मोस्टली 15 मिनट्स का होगा, 15 to 20 मिनट्स, उसमें वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं अगर और भी जो वीडियोस आने वाले टाइम में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नियर है ना, अप्रैल एंड में डेट आ गई है, अप्रैल 26। तो अगर आपको इस वीडियो देखते रहिए, मैं जल्दी से जल्दी सभी वीडियोस डाल दूंगा। आपका रे ऑप्टिक्स के सारे जो कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो डल चुके हैं, और काइनेटिक्स केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स के का डल चुका है। इसके बाद एक लास्ट वीडियो होगा और फिर उसके बाद मैं बाकी टॉपिक्स के भी वीडियोस डालूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बिना डरे आप कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड कर सकते हैं। उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, वो फ्री होता है हर एक स्टूडेंट के लिए जो प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स लेके आना चाहता है। तो आप वो मुझे भेज सकते हैं, और किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो वो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना के डाल दूँगा जब मुझे टाइम मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो गाइस तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर हार्ड एंड अचीव हाई मार्क्स। ऑल द बेस्ट।